हेलो गाइस, हाउ यू ऑल। माई सेल्फ शुभम कौशिक और आज हम क्लास 9th का जो चैप्टर 8 है जिसको मोशन कहते हैं, फिजिक्स का चैप्टर है। बहुत ही इजी, बहुत ही समझने में आसान चैप्टर है बच्चों। तो पूरी वीडियो में बने रहना आप और समझना कि मोशन क्या होता है, कौन कौन से टाइप हैं मोशन के, कैसे काम करते हैं हम इसमें। देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम कि हम अपने चारों तरफ क्या करते हैं, बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जिनमें से कुछ तो रेस्ट में होती हैं और कुछ किस में होती हैं, मोशन में। जिनमें से सम ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड अदर्स इन मोशन। जैसे कि चिड़िया जो आपने देखी है, बर्ड्स, पक्षी उड़ते हैं। मछली जो है वो स्विम करती है, देखो आराम से देखिए, यहाँ पर चिड़िया उड़ रही है। और फिश जो होती है वो स्विम करती है जल के अंदर, पानी के अंदर। और कार जो है वो मूव करती है। तो आप देख सकते हो, जैसे अभी हमने समझा था कि कुछ रेस्ट में होती हैं और कुछ किस में होती हैं, मोशन में। वी ऑफन गेट एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कब मानेंगे वो मोशन में है, हम तभी मानेंगे बच्चों जब उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो। क्या बोला? उसकी पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो, एयरक्राफ्ट धीरे धीरे आगे मूव करा तो टाइम भी आगे बढ़ रहा है, तो पोजीशन भी तो बेटा चेंज हो रही है ना समय के साथ धीरे धीरे। इसी प्रकार से व्हाट कॉज द फिनोमेना ऑफ सनराइज, सनसेट एंड चेंजिंग ऑफ सीजन। बताइए भाई, क्या कारण है कि सनराइज, सनसेट और मौसम जो है वो बदलते हैं? इज इट ड्यू टू द मोशन ऑफ अर्थ? क्या ये अर्थ के मोशन की वजह से होता है? तो बेटा आप बोलोगे यस, बिल्कुल सही बात है कि सर अर्थ मूव कर रहा है, इस वजह से सनराइज होता है, इसी वजह से सनसेट होता है और उसी वजह से सीजन चेंज होते हैं। एग्जैक्टली, ओके। अच्छा, अब बात करते हैं, इफ इट इज ट्रू, वाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ द अर्थ। अगर ऐसा होता है, अर्थ मूव करती है, तो हमको ये चीजें डायरेक्ट क्यों नहीं दिखाई देती कि अर्थ मूव कर रही है? ऐसा कभी ऑब्जर्व किया है आपने कि आपको ऐसा लगता है कि अर्थ जो है मूव कर रही है? हमारे साथ में जितनी भी चीजें आसपास रखी हुई हैं वो तो हमको बिल्कुल रेस्ट में दिखाई देती है। तो फिर ऐसा क्यों जी? बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चन आना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए जानने की। देखिए, मैं इसका रीजन आपको बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ा और समझ लीजिए। एन ऑब्जेक्ट में अपियर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर्स। मतलब एक कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसी भी दूसरे आदमी को तो वो रेस्ट में दिखाई दे सकती है और किसी को वो मोशन में दिखाई दे सकती है। जैसे इस नाव के अंदर देखो बच्चों, तो एक दो बालिकाएं बैठी हुई हैं, दो बच्चियां बैठी हुई हैं। तो अगर कोई बाहर से देखेगा तो ऐसा लगेगा कि नाव चल रही है, लेकिन नाव के अंदर की बात करी जाए तो एक को दूसरा ऐसा लगेगा कि जैसे कि रेस्ट में है। तो ये देखने के ऊपर डिपेंड करता है, देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि आप कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हो। अगर आप रेस्ट से देख रहे हो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को तो आपको मोशन में दिखाई देगी, और आप भी अगर मोशन में हो और फ्रेम भी मोशन में है तो वो आपको ऐसा लगेगा जैसे स्टेशनरी है, बिल्कुल रुकी हुई है, रेस्ट में है। देखिए, फॉर द बॉय ऑन अ बाइसिकल, जैसे जो लड़का है बाइसिकल पर, द रोड साइड ट्री अपियर टू बी मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ऐसा लगेगा कि जैसे कि ये बच्चा तो आगे चल रहा है और पेड़ पौधे कहाँ जा रहे हैं, पीछे। ये तो आपने देखा ही होगा, आप बाइसिकल चलाते हो, बाइक पे जाते हो, कार में भी बैठे हो, तो आपको ऐसा प्रतीत होता होगा कि रोड पे हमारी जो गाड़ी आगे जा रही है और पेड़ पौधे पीछे जा रहे हैं, लेकिन पेड़ पौधे तो चल भी नहीं सकते बेटा। तो ऐसा क्यों लगता है पीछे जा रहे हैं? ये रिलेटिव मोशन की वजह से होता है। जैसे यहाँ पर आप एक और फिगर देख रहे हो कि एक पर्सन जो है वो स्टैंडिंग है रोड साइड में, परसीव्स द ट्रेन अलोंग विद द पैसेंजर एज मूविंग। हाउएवर अ पैसेंजर इनसाइड द ट्रेन सी हिज फेलो पैसेंजर टू बी एट रेस्ट। व्हाट डू दीज ऑब्जर्वेशन इंडिकेट? देखो बेटा, ये एक ट्रेन है, जैसे कि हम बैठे हुए हैं ट्रेन में, मेट्रो ट्रेन्स वगैरह में। तो यहाँ पर तीन लोग हैं, दो तो शायद महिलाएं हैं और एक पुरुष खड़ा हुआ है गेट पर। तो आपको ये दिख रहा है कि
ट्रेन के अंदर का माहौल बिल्कुल रेस्ट में दिखाई देगा, लेकिन बाहर की जो चीज़ें हैं वो मोशन में दिखाई देंगे। हाउसेज वगैरह हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अंदर ट्रेन का जो माहौल है, अंदर ट्रेन के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो सब एक दूसरे को रेस्ट में समझते हैं। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमको अर्थ मूव करती हुई क्यों नहीं दिखाई देती है, तो इसका सिर्फ एक ही आपके पास कारण है जो मैंने अभी बताया। ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। हम अर्थ पर हैं, हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं वो भी उसी स्पीड से मूव कर रही हैं जिस स्पीड से हम मूव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो हमको वो सारी चीज़ें किस में दिखाई देंगी? रेस्ट में। लेकिन अगर किसी भी तरीके से हम अर्थ से बाहर तक का नज़ारा देख पाएँ और अपने आसपास की चीज़ों को देख पाएँ, दूर की जो चीज़ें हैं उनको, तो ऐसा लगेगा कि चीज़ें जो है वो अर्थ के रेस्पेक्ट में मूव कर रही हैं। जैसे समय सन दिखाई देता है, ऐसा लगता है सुबह सन पूरब में उगता है, शाम को पश्चिम में डूब जाता है, लेकिन एक्चुअलिटी ये नहीं है। सन तो अपनी जगह पर ही है, मूव क्या कर रही है? अर्थ कर रही है। ठीक है बेटा, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आप समझेंगे। देखिए, मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स। ज़्यादातर जो मोशन होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनमें से सम ऑब्जेक्ट में मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जो मोशन है उनको समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि सम ऑब्जेक्ट्स में मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो किस में मूव कर सकते हैं? स्ट्रेट लाइन में। जैसे ये बाइक पे एक बच्चा बैठा हुआ है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है बाइक पर, जिसमें से सम में टेक अ सर्कुलर पाथ। कुछ इस प्रकार से सर्कुलर पाथ में भी घूम सकती है मोशन, जैसा आपने देखा होगा चीज़ों का। और कुछ जो है वो रोटेटरी मोशन, जैसे एक स्टूल के ऊपर एक पहिया लगा हुआ है तो रोटेट कर रहा है। एंड फ्यू अदर में वाइब्रेशंस। तो ये देखिए, वाइब्रेशंस को भी आप समझ रहे हो यहाँ पर। ठीक है। In this chapter, we shall first learn to describe the motion of object along a straight line. तो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्क्राइब करेंगे मोशन को along a straight line। मतलब पूरा जो चैप्टर डेडिकेटेड है, ना तो वो आपका रोटेटरी मोशन के लिए है, ना सर्कुलर मोशन के लिए है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डेडिकेटेड है? स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए। किसके लिए? स्ट्रेट लाइन। तो देखिए, ये बच्चा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, रोड पर सीधा चल रहा है, तो ऐसे मोशन को हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके, वी शैल ऑल्सो लर्न टू एक्सप्रेस, और हम आगे और भी चीज़ें समझेंगे एक्सप्रेस करना, सच एज मोशन थ्रू अ सिंपल इक्वेशन एंड ग्राफ। सिंपल इक्वेशंस के द्वारा मोशन को डिस्क्राइब किया जाएगा, ग्राफ के द्वारा। लेटर वी शैल डिस्कस वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द सर्कुलर मोशन, और बाद में हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। अब बात करते हैं डिस्क्राइबिंग मोशन, कि मोशन को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया जाता है। देखिए बेटा, ये एक रेलवे स्टेशन है। ओके, हमारा घर रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर है, और आगे चल के स्कूल है, और आगे देखा जाए तो एक पार्क है। अब ये सब अलग अलग लोकेशंस पर हैं, अलग अलग पोजीशंस पर हैं, लेकिन हम मान के चलते हैं कि सब जो है वो स्ट्रेट लाइन में है। किस में बेटा? स्ट्रेट लाइन में, एक सीधी रेखा पर है। आपका पहले रेलवे स्टेशन है, फिर उसके बाद घर आता है, फिर स्कूल आता है, फिर पार्क आता है। अब तो बेटा हम इनको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, वो चीज़ों को भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए, रेलवे स्टेशन, होम, स्कूल, पार्क, सब के सब किस में है? स्ट्रेट लाइन में है। तो देखिए, यहाँ पर मान के चलते हैं कि वेस्ट में, कहाँ पर? वेस्ट में। ये आपका वेस्ट है, वेस्ट, और आगे है इधर की तरफ में ईस्ट। तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं कि रेलवे स्टेशन जो है वो कहाँ पर है? हमारा जीरो लेवल पर है। कहाँ पर है? जीरो लेवल पर। और यहाँ से 5 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर, जो कि आपका पॉइंट सी है, उसको हमने बोल दिया कि यहाँ पर हमारा क्या है? होम है बेटा। आगे चलते हैं 5 किलोमीटर और आगे 30 किलोमीटर, फिर आगे चलते हैं 35 किलोमीटर। इस पोजीशन को नाम दे दिया हमने बी, जहाँ पर हमारा क्या है? स्कूल है। आगे चलते हैं 40, 45, 50, 55 और 60। इस पोजीशन ए पर हमारा पार्क है। तो अब हम डिस्क्राइब करना हमारे लिए इजी हो गया, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन जो है ना वो स्ट्रेट लाइन में है। स्ट्रेट लाइन को समझना ज़्यादा आसान होता है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर रेलवे स्टेशन को मैं आपका ओरिजिन पॉइंट मान लेता हूँ, मूल बिंदु मान लेता हूँ, तो वहाँ से 25 किलोमीटर दूर मेरा घर है, और मूल बिंदु से हमारा
35 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल है और वहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पर पार्क है। अब इससे हम और भी चीज़ों को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि भाई साहब हमारा घर से स्कूल कितना किलोमीटर दूर है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे? होम को हमने पॉइंट सी नाम दिया है और स्कूल को पॉइंट बी, तो सी की जो लोकेशन है वो 25 किलोमीटर है बेटा। कितनी है? 25 किलोमीटर। और स्कूल की जो है वो कितनी है? 35 किलोमीटर। तो हम इन दोनों का अगर डिफरेंस निकाल लें तो डिफरेंस कितना आएगा? 10 किलोमीटर। कितना बेटा? 10 किलोमीटर। तो हम ये बता सकते हैं कि स्कूल हमारे घर से कितना दूर है? 10 किलोमीटर है सर। इजी है ना बिल्कुल। ऐसे ही आप बता सकते हो कि स्कूल से पार्क कितना किलोमीटर दूर है, तो आप क्या करोगे? स्कूल का कोऑर्डिनेट कितना है? 35 किलोमीटर। कहाँ से? ओरिजिन रेलवे स्टेशन से। और उसी रेलवे स्टेशन से हमारा पार्क कितना किलोमीटर दूर है? 60 किलोमीटर। तो आप क्या करोगे? कोऑर्डिनेट ए में से कोऑर्डिनेट बी को लेस कर दोगे, तो 60 किलोमीटर में से आप 35 किलोमीटर को लेस कर दोगे। जितना डिस्टेंस बनेगा वो आपकी स्कूल से पार्क की डिस्टेंस होगी। है ना इजी निकालना? आसान है। इस प्रकार से हम मोशन को भी आगे डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहले डिस्टेंस को डिस्क्राइब कर लीजिए, फिर आगे चल के पोजीशंस टाइम के साथ जैसे जैसे चेंज होती जाएगी उसी को बोलते हैं बेटा मोशन। और इसमें हम वेलोसिटी को भी समझेंगे, स्पीड को भी समझेंगे। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है वो भी समझेंगे कि स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। सारी चीज़ों को खोल खोल के समझेंगे धीरे धीरे। आज के लिए बेटा इतना ही। आगे के लेक्चर्स में हम इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। ये फिजिक्स का ये समझिए शुरुआती चैप्टर है आपकी क्लास 9th के लिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो फिर फोर्स के बारे में बात करेंगे, फिर वर्क एनर्जी के बारे में बात करेंगे, फिर ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे, ग्रेविटेशनल के बारे में बात करेंगे। धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और आराम से एक एक चीज़ को समझेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।